दोस्तों, स्पोर्ट्स की दुनिया में नाइकी एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही किसी इंसान ने ना सुना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट वियर ब्रांड है। वे करीब 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं। हर दिन रोनाल्डो, राफेल नडाल जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। पर क्या बिलीव करोगे कि जिसने नाइकी को बिल्ड किया वो खुद एक पेड एथलीट था और उसने अपने बिजनेस की शुरुआत अपनी कार की डिक्की से शूज बेचने से की। असल में नाइकी आज इस मुकाम पर पहुंची ही इसलिए पाई है क्योंकि इस कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी दूसरी कंपनी से हमेशा अलग रही है। अभी कुछ साल पहले ही नाइकी ने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया था जिसकी बदौलत सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उसकी सेल्स 31% तक बढ़ गई थी। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम नाइकी का इतिहास और उसके कंट्रोवर्शियल बिजनेस को जानने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट से। फिल नाइट का बर्थ 1938 में हुआ था। अमेरिका के पोर्टलैंड नाम के एक स्मॉल टाउन में बचपन से ही वे काफी तेज दौड़ते थे और उनकी लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम था एक ग्रेट एथलीट बनना। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने अपनी रनिंग में बहुत काम किया और कई रेस जीती। रनिंग के साथ साथ फिल ने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखी और 1962 में उन्होंने एमबीए कंप्लीट कर लिया। वे अभी भी रनिंग कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन एक सुबह अपनी प्रैक्टिस के दौरान उनका रियलिटी से सामना हुआ। अपना पूरा यूथ रनिंग को डेडिकेट करने के बाद वो अपने स्टेट के तो बने, तब बेस्ट एथलीट बन चुके थे, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल एथलीट नहीं बन पाए थे। सैडली ही वाज गुड बट नॉट ग्रेट। वो अब 24 साल के हो चुके थे और अब एथलेटिक्स में और बेटर होने का कोई स्कोप नहीं था। इसलिए उस सुबह बहुत ही दुखी मन से फिल ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये उनके एथलेटिक करियर का एंड है। एक एलीट एथलीट बनने के लिए अपने सपने में वो फेल हो चुके थे, लेकिन तब भी वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो हमेशा स्पोर्ट्स के करीब रह सके। फिल भी हर रनर की तरह अपने रनिंग शूज से डीपली कनेक्टेड, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो शूज का बिजनेस करेंगी। और फिल को याद आया कि उन्होंने अपने एमबीए के दौरान कई हफ्तों की स्टडी की थी और रनिंग शूज के बिजनेस के ऊपर एक डिटेल रिसर्च पेपर लिखा था। रिसर्च में उन्हें पता चला कि जापानीज कैमरा कंपनीज में अपनी बेटर क्वालिटी और लो प्राइस के चलते अमेरिकन कैमरा मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था और उनके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जापानीज शूज भी सिमिलरली जापानीज शूज मार्केट को डिस्टर्ब कर सके हैं और उस समय की सबसे बड़ी कंपनीज एडिडास और पूमा को ओवरटेक कर सकते थे। अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के बेसिस पे पूरा बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जापान से टाइगर ब्रांड के शूज को इंपोर्ट करके यूएसए में बेचेंगे। टाइगर के शू ओनित्सुका का नाम की जापानीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी, इसलिए फिल ने अपनी पूरी सेविंग से इकट्ठा की और फ्लाइट लेकर जापान के लिए निकल पड़ी। और फाइनली जापान पहुंचने के बाद उन्होंने ओनित्सुका के ऑफिस में कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ले ली। मीटिंग से पहले वो काफी नर्वस थे। एक यंग लड़का जो नेचर से काफी शाई और इंट्रोवर्ट था, वो सडनली जापान की एक बहुत बड़ी शू कंपनी से पार्टनरशिप करने निकल पड़ा था। ऊपर से ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव ने मीटिंग की शुरुआत में ही फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछ लिया। पता नहीं कैसे, लेकिन फिल के दिमाग में उनके घर में रखे ब्लू रिबन की इमेज आई, वही ब्लू रिबन जो उन्होंने कई रेस जीत के हासिल किए थे। और फिल के मुंह से सडनली ब्लू रिबन निकल गया। उन्होंने कहा कि वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव्स इस नाम को सुनकर खुश थे। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को लाइफ लाइन रिपीट कर दिया। एंड में ओनित्सुका एम्प्लॉइज इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने खुद फिल से कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी ब्लू रिबन अमेरिका में टाइगर के शूज बेचे। और फिर क्या बात आगे बढ़ी और ओनित्सुका कंपनी के मालिक ने भी उनके जबरदस्त कॉन्फिडेंस को देखते हुए उनका ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया। और इस तरह बिना किसी एक्सपीरियंस के वे सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पर ओनित्सुका टाइगर के एक्सक्लूसिव अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। इसके बाद कंपनी की तरफ से 12 जोड़ी जूते उन्हें उनकी पहली शिपमेंट सन 1963 में प्राप्त हुई और इसके बाद उन्होंने जूतों का बिजनेस शुरू कर दिया। दोस्तों, उस समय वो इन जापानी जूतों को अपनी कार की डिक्की में रखकर अलग अलग जगह बेचने जाते थे, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि उनका जूता बेचने का वो तरीका बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं था। इसलिए वे सलाह के लिए अपने कॉलेज के कोच बिल बाउरमैन के पास गए, क्योंकि उनकी नजर में सिर्फ वही एक ऐसे इंसान थे जो जूतों के बारे में उनसे ज्यादा जानते थे। दोस्तों, फिल जब बाउरमैन को वो जापानी जूते दिखाते हैं तो उन्हें वो शूज इतने पसंद आते हैं कि वो उसी समय उनके बिजनेस पार्टनर बन गए। इसके बाद साल 1964 में दोनों ने $500 मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की एक फुटवेयर कंपनी शुरू की और ये सारे पैसे यानी कि $1000 उन्होंने जापान से 300 जोड़ी जूते मंगवाने पर खर्च कर दिए। अब चूंकि बिल बाउरमैन उस समय अमेरिका के एक मशहूर कोच थे जिनका बहुत से एथलीट्स के साथ पुराना कनेक्शन था, ऐसे में इन्हें 300 जोड़ी जूते बेचने में सिर्फ 2 महीने का ही समय लगा। इस तरह अपने पहले साल में उन्होंने कुल 1300 जोड़ी जूते बेचे, जिसमें से उन्हें करीब $8000 की कमाई हुई और फिर यही कमाई अगले साल बढ़कर $20000 तक पहुंच गई। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 1966 में उन्होंने कैलिफोर्निया के सैंटा मोनिका में अपना पहला शॉपिंग किया। दोस्तों, फिल की ये कंपनी अब चल निकली थी जिसकी शू हमेशा हाई डिमांड में रहने लगे, लेकिन इस कंपनी को चलाने में जितना योगदान फिल का था उतना ही बिल बाउरमैन का भी था, क्योंकि
एक तरफ जहां बिजनेस ऑपरेशन संभालते थे, वहीं इनोवेशन का सारा काम बिल बॉवरमैन के कंधों पर था। और दोस्तों, ये बिल बॉवरमैन ही थे जिन्होंने अमेरिका के अंदर पहली बार जॉगिंग करने का ट्रेंड शुरू किया था। दरअसल बॉवरमैन जूतों को लेकर शुरुआत से ही काफी पैशनेट थे, जिसके चलते ओनित्सुका कंपनी से जब भी कोई नई शिपमेंट आती थी तो वो उनमें से कुछ जूतों को काट कर अंदर से देखते थे, उन्हें किस तरह से बनाया गया, वो नए तरीकों और सुझावों को एक नोट में लिखकर उन्हें ओनित्सुका कंपनी को भेजा करते थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वो इस जापानीज कंपनीज के लिए मुफ्त में जूतों की डिजाइनिंग और इनोवेशन का काम कर रहे थे। वैसे तो ये बॉवरमैन की डिजाइनिंग ही थी जो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी को मेन स्ट्रीम मार्केट में लेकर आई थी, क्योंकि 1968 का बेस्ट सेलिंग नाइकी कॉर्टेज उन्होंने ही डिजाइन किया था और इस जूते की बदौलत ही साल 1969 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने $3 लाख की सेल की थी। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कॉर्टेज जूते के फेमस होने पर उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल मार्केट में कॉर्टेज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो इसको पूरा ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ओनित्सुका कंपनी की शिपमेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा स्लो थी। ओनित्सुका कंपनी पहले जापान की लोकल मार्केट की डिमांड को पूरा करती थी और फिर बाद में वो बाहर माल बेचते थे, उसे अमेरिका शिफ्ट किया जाता था। ऐसे में फिल्स और बॉवरमैन चाहकर भी अपनी मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अपने बिजनेस एक्सपैंड करना है उनको बेसिकली, तो उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटर से आगे बढ़कर खुद एक मैन्युफैक्चरर बनना होगा। ऐसे में उन्होंने तय किया कि वे ओनित्सुका कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे और आखिरकार 1971 में ब्लू रिबन और ओनित्सुका टाइगर के बीच कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और फिर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपने खुद के फुटवेयर बनाने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, सौभाग्य से अगले ही साल यानी 1972 में मंचन के अंदर ओलंपिक्स होने वाले थे। ऐसे में बॉवरमैन के पास अपने खुद के नए जूते डिजाइन करने का काफी समय भी था। इसके बाद 30 मई 1971 के दिन एक एम्प्लॉय के सजेशन पर कंपनी का नाम आधिकारिक तौर पर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से बदलकर नाइकी रख दिया गया, जो कि यूनान की एक देवी का नाम है। इसके बाद फिल्स को कंपनी के लिए लोगों की जरूरत पड़ी, इसलिए वो करीब में ही मौजूद पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ कैरोलिन नाम की एक ग्राफिक डिजाइनर से सिर्फ $35 में एक लोगो तैयार करवा के ले आए। इस तरह नाइकी को अपना विश्व प्रसिद्ध नाम का वो लोगो मिला जो आगे चलकर इस कंपनी की पहचान बना। इसके बाद उसको कंपनी का नाम और पहचान मिलने के बाद अब फिल और बॉवरमैन पूरी तरह तैयार थे और इस बार वो पहले की तरह किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनने वाले थे। और यही वजह थी कि 1971 में ओनित्सुका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नाइकी की सेल्स कई गुना ज्यादा बढ़ गई और फिर इसके बाद इस कंपनी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 1980 के आसपास नाइकी ने फुटवेयर के अलावा क्लोथिंग और ट्रैक सूट जैसे कई आइटम अपने बिजनेस में ऐड किए, जो उस समय की अमेरिकन यूथ ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके बाद आगे चलकर 1984 में फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को कंपनी के प्रमोशन के लिए साइन किया गया और ये प्रमोशनल कैंपेन इतना ज्यादा सफल हुआ कि 1989 में नाइकी अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी बन गई। फिर आगे चलकर टाइगर वुड्स, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, विराट कोहली और रोनाल्डो जैसे बहुत से वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी इस ब्रांड की पहचान बने, जिसकी बदौलत नाइकी ने कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ। इससे यह पता चलता है कि नाइकी की कामयाबी में इसके बिजनेस स्ट्रेटेजी का बहुत अहम रोल था, जो कि दूसरी कंपनीज के स्ट्रेटेजी से हमेशा अलग होती थी। दरअसल फिल और बॉवरमैन ने कई ऐसे बोल्ड स्टेप्स भी लिए थे जो शायद ही दुनिया की कोई दूसरी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी लेती। उदाहरण के लिए साल 2018 में नाइकी ने ड्रीम क्रेजी नाम का एक कमर्शियल लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर के मुद्दे को उठाया और इसका समर्थन किया। अब चूंकि ब्लैक लाइव्स मैटर एक ऐसा मुद्दा था जिसके चलते वर्ल्ड में अमेरिका की इमेज काफी खराब होती है, तो ऐसे में नाइकी जैसी बड़ी कंपनी के द्वारा अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में इस मुद्दे को उठाना बहुत से अमेरिकी लोगों को पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करके इस कैंपेन की आलोचना की। इसलिए इस कमर्शियल के लॉन्च होने के सिर्फ कुछ घंटों बाद इसको लेकर एक विवाद छिड़ गया। पूरे अमेरिका में जगह जगह नाइकी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग सोशल मीडिया पर नाइकी के प्रोडक्ट को जलाते हुए अपनी वीडियो शेयर करने लगे और सिर्फ कुछ ही घंटों में ट्विटर पर बॉयकॉट नाइकी ट्रेंड करने लगा। ऐसे में लोगों को लगा कि नाइकी को इस कैंपेन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इस कमर्शियल के लॉन्च के बाद सभी को चौंकाते हुए नाइकी की सेल्स घटने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ गई और साथ ही नाइकी के शेयर का प्राइस भी ऊपर चला गया। एक विवादित कमर्शियल बनाने के बावजूद भी वो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना गया और दूसरों की तरह दूसरों से थोड़ा अलग हट के स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए आज नाइकी दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड में से एक ब्रांड बन चुका है, जहां आज के समय में इसकी नेटवर्थ लगभग $35 बिलियन के आसपास है और आज नाइकी दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। फिल और नाइकी की जर्नी सच में फिनोमिनल है और इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है एग्जीक्यूशन। फिल्स ने अपनी बुक शू डॉग में कहा है कि लेट एवरीवन एल्स कॉल योर आइडिया क्रेजी, जस्ट कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, डोंट इवन थिंक अबाउट स्टॉपिंग अंटिल यू गेट देयर। मतलब चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप किसी आइडिया को लेकर पैशनेट हो तो कैलकुलेट रिस्क ले लो। नाइकी की टैगलाइन भी यही कहती है, जस्ट डू इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा आप नेक्स्ट हमारी और सारी वीडियोस देखें।